स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम टीचिंग ऑफ संस्कृत कंपोजिशन मीन्स संस्कृत रचना शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। रचना यानी कि लेखन संबंधी जो भी इसके पक्ष हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रचना शब्द की उत्पत्ति है वो रच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सजना, संवरना, लिखना और बनाना। अंग्रेजी में इसे कंपोजिशन कहते हैं और ये इसका पर्यायवाची है। ये जो शब्द है वो अत्यंत विस्तृत अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जो कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, पत्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक आदि के लेखन के अतिरिक्त इसमें भाषा की हम अनेक विधाएं को सम्मिलित कर सकते हैं। जो लेखक होते हैं वो भाषा के माध्यम से मौखिक या लिखित दो रूप होते हैं ना भाषा के, एक शब्द के प्रयोग से लेकर महाभाष्य लिखने तक जो कुछ भी करे वह सब क्या कहलाती है? रचना कहलाती है। अर्थात हम जो भी कुछ कार्य करते हैं या जो भी लिखने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी रचना कहलाती है। इसको हम सजना, संवरना, लिखना, बनना ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति रच धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है सजना, संवरना, लिखना और बनाना। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ लोग रचना का जो संबंध है वो केवल निबंध लेखन से समझते हैं, किंतु यह संकुचित अर्थ है, क्योंकि इसमें अपने भाव एवं विचारों को विषयानुकूल भाषा शैली एवं तार्किक क्रम में कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना ही रचना कहलाती है। जो रचना होती है वो दो प्रकार की होती है, मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार के कौशलों के विभिन्न पक्षों के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है कि जो भाषा के जो दो रूप होते हैं, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। और जहां हम रचना के पक्ष की बात करें तो रचना एक प्रकार की क्या है? अभिव्यक्ति कौशल है। और इसके जो पक्ष होते हैं उनको हम 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले लिपि कार्य। लिपि कार्य, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं, जैसे लिखावट या सुलेख, श्रुतलेख, वर्तनी। ये तीनों जो कार्य हैं इनको हम लिपिक कार्य में सम्मिलित करते हैं। द्वितीय नंबर पर है अभिव्यक्तात्मक रचना। अभिव्यक्तात्मक रचना, इसमें हम निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे शब्दावली संबंधी रचना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित रचना, पाठ्य पुस्तकोत्तर रचना, व्याकरण संबंधी रचना और अनुवाद कार्य संबंधी रचना। ये जितने भी पक्ष हैं वो अभिव्यक्तात्मक रचना के पक्ष हैं। ठीक है। इसके पश्चात है जो तृतीय नंबर है सृजनात्मक रचना। सृजनात्मक रचना जो क्रिएटिविटी है हमारी, इसमें हम कहानी लेखन, जीवनी लेखन, अनुच्छेद रचना, निबंध लेखन, पत्र लेखन, सार लेखन आदि को हम सम्मिलित करते हैं और इन सभी से मिलकर ही संस्कृत रचना शिक्षण का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ इनमें हम और भी चित्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। जो चित्र के अंतर्गत है चित्र, दृश्य, घटना या मेले का वर्णन, इसके अतिरिक्त भावार्थ लेखन या कथा लेखन, ये सब भी सृजनात्मक रचना ही है। और ये जो तीनों हैं ये रचना के विभिन्न पक्ष हैं। अर्थात हम इन्हीं तीनों पक्षों को लेकर किसी भी रचना को संपन्न करते हैं। इसके बिना हमारी कोई भी रचना अधूरी मानी जाती है और इसके लिए हम अपनी रचना इसके बिना संपन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब रचना शिक्षण है तो इसके हम उद्देश्यों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम किसी भी रचना को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा। जो इसके उद्देश्य होने चाहिए वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले छात्रों को शुद्ध देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्तनी व श्रुतलेख लिखना। उसके पश्चात सरल संस्कृत में अपने विचारों को लिखने व व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना।
उसके पश्चात मातृभाषा से संस्कृत व संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करने की योग्यता प्रदान करना। उसके पश्चात संस्कृत के सरल वाक्य, अनुच्छेद, संवाद, वार्तालाप लिखने की क्षमता विकसित करना। तत्पश्चात संस्कृत के लंबे लंबे अनुच्छेदों को संक्षेपीकरण की क्षमता का विकास करना। तत्पश्चात संस्कृत के ज्ञान का दैनिक जीवन में पत्र निमंत्रण, पत्र प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तत्पश्चात छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता से संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और सबसे अंत में जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो हम छात्रों को संवेदनशील बनाना और अवलोकन, चिंतन, मनन की अभिवृत्ति का विकास करना। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी हम रचना शिक्षण प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना प्रारंभ करना होगा। इन उद्देश्यों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे और रचना प्रारंभ कर देंगे तो वो रचना हमारी व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए जब भी कभी हम रचना शिक्षण प्रारंभ करें तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अपना शिक्षण कार्य संपन्न करें। ठीक है। अब संस्कृत शिक्षण में मौखिक कार्य, अभी बताया था कि जो रचना होती है वो दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम मौखिक के विषय में, उसके पश्चात लिखित के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो संस्कृत शिक्षण में मौखिक कार्य है, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वे मानते थे कि पहले पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए, फिर लिखना। क्योंकि जो भाषा है वो विचार विनिमय का साधन है और जो प्रारंभ होता है वो मौखिक भाषा से ही होता है ना। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं कैसे करते हैं? बोलकर ही तो करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, उसके पश्चात उसको हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, है ना। और मौखिक कार्य का क्या अर्थ होता है? जिसे छात्र भाषा सुनकर एवं समझकर अपनी बात तथा विचारों को मुख द्वारा व्यक्त करने में समर्थ होता है, वही क्या कहलाता है? मौखिक कार्य कहलाता है। ठीक है। मौखिक कार्य के उद्देश्य, क्योंकि वही है, बिना उद्देश्य के हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ हो जाता है। उद्देश्यहीन कार्य अर्थात हमें किसी उद्देश्य की ओर अगर कोई कार्य नहीं पहुंचा रहा है और उद्देश्यहीन कार्य है तो वो हमें सफल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो किसी न किसी उद्देश्य को हम ध्यान में रखकर ही उस कार्य को प्रारंभ करें और वही हमें उस कार्य को सफल संपादन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जो मौखिक कार्य के उद्देश्य है संस्कृत शिक्षण में, जैसे छात्रों के शब्द भंडार एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण की योग्यता प्रदान करना, संस्कृत के श्लोक एवं पद्य की सस्वर वाचन की क्षमता प्रदान करना, साथ ही संस्कृत अवतरणों व शब्दों के अनुकरण की योग्यता देना, संस्कृत में सरल प्रश्नों की रचना के योग्य बनाना, संस्कृत में वार्तालाप करने के योग्य बनाना, अपने विचारों को संस्कृत में व्यक्त करने के योग्य बनाना। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम मौखिक कार्य प्रारंभ करते हैं। फिर मौखिक कार्य की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं भी होंगी और हमें उन्हीं विशेषताओं का अनुकरण करना होगा। जैसे शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, शब्दावली का समुचित प्रयोग, वाणी में बोधगम्यता, वाणी में प्रभावोत्पादकता, शब्द रचना एवं व्याकरण के नियमों का शुद्ध प्रयोग, समुचित हाव भाव द्वारा भावाभिव्यक्ति, वाणी में मधुरता, ये सारी विशेषताएं हमारी मौखिक कार्य की होती है और हमें इन्हीं का अनुकरण करना होता है। उसके पश्चात है मौखिक कार्य का स्वरूप। जो इसका स्वरूप है वो किस प्रकार होना चाहिए, और संस्कृत शिक्षण में हम मौखिक कार्य का जो स्वरूप है उसको निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार से शब्द भंडार एवं सूक्तियों का अभ्यास,
उच्चारण एवं वर्तनी का अभ्यास, शब्द रचना एवं व्याकरण के नियमों का अभ्यास, चित्र घटना कहानी का वर्णन, संस्कृत में सरल वाक्यों की रचना, प्रश्नोत्तर की क्षमता, संवाद के माध्यम से आत्मविश्वास में वृद्धि, आशु भाषण एवं वाद विवाद, अभिनय एवं प्रदर्शन तथा सस्वर पाठ का वाचन। ये जो भी कार्य है ये संस्कृत शिक्षण में हम जब मौखिक कार्य करते हैं तब हम इनका अनुकरण करते हैं और ये इस प्रकार से इसके रूप को विभक्त किया गया है। अब प्राचीन समय से ही संस्कृत शिक्षण में मौखिक कार्य का बहुत महत्वपूर्ण रहा है और बहुत महत्व अब भी है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा पद्धति में अत्यधिक कार्य किस में होते थे? मौखिक में होते थे, और जो आज भी क्या है? प्रासंगिक है। तो इसके जो महत्व है इस प्रकार से बता सकते हैं हम उसको। सबसे प्रथम, मौखिक कार्य से शब्द भंडार व सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है। उसके पश्चात वर्ण व शब्द के उच्चारण में शुद्धता आती है। तत्पश्चात संस्कृत के उच्चारण का अवसर प्राप्त होता है। उसके पश्चात संस्कृत श्लोकों के पठन की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर सरल वाक्यों की रचना का अभ्यास छात्र करते हैं। उसके पश्चात संवाद, वाद विवाद, भाषण में प्रवीणता आती है। तत्पश्चात मौखिक प्रश्नोत्तर देते हैं, जिससे छात्रों की भाषा शुद्ध हो जाती है, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उसके पश्चात लिखित कार्य में मौखिक कार्य सहायक है तथा समय कम लगता है। उसके पश्चात पठित पाठ को दोहराने व कक्षा कार्य में शीघ्रता में उपयोगी होती है। तत्पश्चात अनुवाद एवं रचना कार्य में मौखिक कार्य सहायक है। उसके पश्चात छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने में सहायक है। फिर कक्षा शिक्षण के बीच में अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक है। और सबसे महत्वपूर्ण, पुनरावृत्ति कार्य में यह सर्वाधिक सहायक है। अर्थात जो भी हम कार्य को करें उनमें मौखिक कार्यों का बहुत महत्व है, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति है उसमें सबसे पहले मौखिक कार्य का ही अनुकरण किया जाता है, उसके पश्चात लिखित कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। अब मौखिक कार्य को हम किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय होने चाहिए। वो कुछ उपाय जैसे मौखिक कार्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कठिनाई स्तर छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। कक्षा में मौखिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। मौखिक कार्य में भी सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मौखिक क्रियाकलापों, भाषण, वाद विवाद, अभिनय, अंताक्षरी, कवि सम्मेलन, नाटक, कहानी, कथन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। मौखिक कार्य में अशुद्धि करने पर शिक्षण को धैर्यपूर्वक छात्रों को समझना चाहिए। मौखिक कार्य को टेप रिकॉर्डर में संग्रहित करके शिक्षण को उनकी गलती है, जो शिक्षण कार्य करते समय जो भी गलती है शिक्षक को उनकी गलती को दूर करना चाहिए। और वर्तमान समय में हम यह कार्य मोबाइल फ़ोन के द्वारा बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और जो भी छात्र अच्छा कार्य करे उन छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे छात्र प्रोत्साहित होंगे। ठीक है। तो ये संस्कृत शिक्षण में मौखिक कार्य थे। अब हम डिस्कस करेंगे रचना शिक्षण के बारे में कि रचना शिक्षण की विधियाँ किस प्रकार से होती है, उसको हम कैसे और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि मौखिक के बाद किसका स्थान आता है? लिखित का स्थान आता है। और ये दोनों ही पक्ष रचना शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ठीक है। सबसे पहले जो संस्कृत रक्षा शिक्षण है, इसकी विधियाँ, रचना शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम रचना शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे चित्र वर्णन विधि,
प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, विचार विमर्श विधि, प्रबोधन विधि, उद्बोधन विधि, भाषा यंत्र विधि, शब्द विधि, समवाय विधि। इन विधि के द्वारा हम रचना शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाकर इसके साथ साथ जो रचना शिक्षण के जो 4 चरण दिए गए हैं उन 4 चरणों का हमें पालन करना होगा और उन 4 चरणों का पालन करने से ही हम जो रचना शिक्षण है उसको और सरल, रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। जो रचना कार्य के सोपान हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम तैयारी शीर्षक का चयन, उचित सहायक सामग्री का संकलन। इस द्वितीय मौखिक विवेचन, शीर्षक प्रस्तुतिकरण, विचारों का एकत्रीकरण तथा रचना के लिए रूपरेखा तैयार करना। तत्पश्चात रूपरेखा के अनुरूप रचना का लेखन कार्य। उसके पश्चात लिखित रचना का संशोधन, अशुद्धियों की व्याख्या एवं लेखन का अभ्यास। इन्हीं के द्वारा हम रचना शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिनको दूर करने के लिए हमें कुछ अन्य सुझावों का अनुकरण करना चाहिए। वे सुझाव: रचना कार्य का विषय छात्रों के स्तर अनुसार उनके दैनिक जीवन व स्थानीय वातावरण से संबंधित होना चाहिए जिससे वे रुचि ले। जो रचना कार्य है उसमें संस्कृत शिक्षक को स्वयं रुचि लेनी चाहिए तथा छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित कार्य कराने चाहिए। छात्रों को अपनी बात अपने ढंग से लिखने की पूर्ण छूट होनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह विस्तार की अपेक्षा शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता तथा व्याकरण के नियमों पर अधिक ध्यान दे। शिक्षक का स्वयं विषय पर अधिकार होना चाहिए। छात्रों के कार्यों का संशोधन करके शुद्ध कार्य के अभ्यास का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। छात्रों की अच्छी रचनाओं को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में स्थान देकर प्रोत्साहित करना चाहिए और भी जो भी विषय से संबंधित उच्च कोटि की सामग्री की व्यवस्था है वो शिक्षक को छात्रों के लिए करनी चाहिए। और हमें इन्हीं सुझावों के अनुसार अगर हम रचना शिक्षण की कमियों को दूर करने का प्रयास करें तो हम रचना शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसके पश्चात रचना कार्य का संशोधन कि हमें किस प्रकार से उनका संशोधन करना चाहिए यदि उसमें कोई त्रुटियां हों। संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है, अतः उसके कार्य में अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। इसके निराकरण हेतु संशोधन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में संशोधन कार्य के प्रति शिक्षकों में बहुत ही उदासीनता पाई जाती है, क्योंकि शिक्षकों की कमी होने के कारण और समय अवधि की कमी होने के कारण वे उस कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं यदि वे करना भी चाहे तो अन्य कार्य के चलते वे अपने कार्य का सही से समापन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक स्तर के छात्रों के रचना कार्य में अशुद्धियाँ पाई जाती है। अब रचना कार्य में कुछ सामान्य अशुद्धियाँ हैं जो पाई जाती हैं, जैसे देवनागरी लिपि में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, अस्पष्ट लेख, अक्षरों की अशुद्ध रचना निर्माण, शब्दों एवं वाक्यों का अशुद्ध लेखन, विषय को उपयुक्त अनुच्छेदों में न विभक्त करना, वचन काल कारक, प्रत्यय विराम, लिंग संधि, रूप संबंधी अशुद्धियाँ, शब्दावली का अशुद्ध होना, विचार सामग्री का अभाव, व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, ये कुछ सामान्य अशुद्धियाँ हैं जो रचना कार्य में पाई जाती है। अब जो सामान्य अशुद्धियाँ हैं रचना कार्य की, इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे रचना कार्य की अशुद्धियों को कारण को हम ऐसे बता सकते हैं: छात्रों में स्वाध्याय अभ्यास व स्वमूल्यांकन का अभ्यास, छात्रों द्वारा असावधानी पूर्वक लेखन कार्य करना, अधिक छात्र संख्या के कारण
शिक्षकों द्वारा ठीक से संशोधन न करना, नियमित संशोधन एवं अशुद्धियों के शुद्ध रूप में अभ्यास का अभाव, छात्रों को अत्यधिक रचना कार्य देना। प्रत्येक विषय का कार्य होता है जो मौखिक रचना कार्य की अपर्याप्तता, व्याकरण नियमों की अज्ञानता, सामूहिक संशोधन का अभाव, छात्रों द्वारा पहले की गई अशुद्धियों का आदत रूप में प्रयोग करना, सहपाठियों के अशुद्ध कार्य की नकल ज्यों का त्यों करना। ये कुछ अशुद्धियां हैं जो रचना कार्य में होती हैं और इसके ये कारण होते हैं। अब हमें इसको दूर करने के लिए कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। जैसे संशोधन के जो सिद्धांत होने चाहिए इस प्रकार से नियमित संशोधन होने चाहिए, तत्परता, रुचिपूर्ण, स्वोद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, अपेक्षा भाव का अभाव होना चाहिए, अनुवृत्ति, शुद्ध अभ्यास कार्य और उसका मूल्यांकन होना चाहिए, छात्रों का सहयोग लेना चाहिए, सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत संशोधन करना चाहिए, संशोधन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और औचक निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये कुछ संशोधन के सिद्धांत है और इन्हीं के द्वारा हम संशोधन को कर सकते हैं। किसके? रचना कार्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो हम इन सिद्धांतों का अनुकरण करें और उसमें संशोधन करें। साथ ही संशोधन की विधियां होती है, वो विधियां कौन कौन सी है? प्रथम, शिक्षक द्वारा संशोधन, द्वितीय, छात्र द्वारा स्वयं संशोधन, तृतीय, छात्रों द्वारा एक दूसरे का संशोधन। इस संशोधन की विधियों के द्वारा ही हम रचना संबंधी कार्य में जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। जो उसके कारण हैं उसके कारणों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं और साथ ही साथ उन कारणों को दूर करने के लिए हम कार्यरत रह सकते हैं। तो हम जो संशोधन की विधियों का अनुकरण करेंगे, इन विधियों के साथ साथ हम अगर चाहें कि संशोधन कार्य को और अधिक उपयोगी बनाना, तो इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। वो सुझाव इस प्रकार से हैं। संशोधन कार्य रचना कार्य के बाद यथाशीघ्र होना चाहिए। लिखित रचना कार्य से पूर्व मौखिक रचना कार्य होना चाहिए जिसमें सामान्य अशुद्धियों को दूर कर लेना चाहिए। संशोधन कार्य संभव हो तो छात्रों के सामने होना चाहिए, अन्यथा छात्रों की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से समझने तथा उस शुद्ध रूप से उसके अभ्यास पर बल देना चाहिए। शिक्षक है, शिक्षक को चाहिए कि पहले वह मौखिक कार्य कराते समय सामान्य त्रुटियों की जानकारी छात्रों को दे, फिर रचना कार्य समाप्ति के बाद छात्रों को स्वमूल्यांकन के लिए कहे। इसके बाद छात्रों को परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन व संशोधन करने को कहे और अंत में जो शिक्षक है वो स्वयं संशोधन कार्य करे। इस प्रक्रिया से शिक्षक पर संशोधन का भार बहुत कम हो जाएगा और जो भी त्रुटियां हैं रचना कार्य संबंधी वो स्वतः दूर हो जाएगी। और जो शिक्षक है उनको क्या करना चाहिए? संशोधन कार्य के समय शिक्षक को चाहिए कि वो कुछ सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करे और वो चिन्ह ऐसे होने चाहिए जिनकी जानकारी छात्रों को भी हो। और इन्हीं सब विधियों का और इन्हीं सब सुझावों के द्वारा ही रचना कार्य संबंधी जो भी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों का निराकरण कर सकते हैं और रचना कार्य को हम जो कार्य करना चाहते हैं रचना संबंधी उन कार्यों में जो भी त्रुटियां आएंगी या कमियां आएंगी उसका हम स्वमूल्यांकन छात्रों से करवा सकते हैं और साथ ही साथ छात्रों के स्वमूल्यांकन करने के बाद शिक्षक स्वयं से भी संशोधन कार्य करे और ऐसा करने से जो शिक्षक है उनके ऊपर संशोधन का वहन बहुत कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? जो छात्र होंगे वो स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर हो सकेंगे और छात्र और अध्यापक के मध्य जो भी अंतःक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। ठीक है, ये जो आज हमने अध्ययन किया है ये संस्कृत रचना शिक्षण का विषय में अध्ययन किया है कि रचना शिक्षण ये
संस्कृत शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है और हम संस्कृत में जो भी अपने भाव विचार व्यक्त करते हैं इसको हम किसी न किसी भाषा शैली में या तार्किक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम रचना शिक्षण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रचना हमारी दो प्रकार की होती है, बताया था अभी, मौखिक रचना और लिखित रचना। और इन्हीं के द्वारा हमारे जो भी कौशल के पक्ष हैं, हम उन कौशल के पक्षों के द्वारा अपनी रचना शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं और साथ ही साथ जो भी इसमें त्रुटियां होती है उन त्रुटियों का निराकरण करके स्वयं का विकास करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ संस्कृत विषय के प्रति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर अपनी सृजनात्मक क्षमता से संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम छात्रों को संवेदनशील बना सकते हैं और संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए उन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।